हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर ESR और आप सुन रहे हैं तेरे मेरे दरमियाँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा कि रागिनी गुस्से में अपने घर आ जाती है। इधर शाम के 5 बज रहे होते हैं तो स्वरा भी ऑफिस से अपने घर आ चुकी होती है। स्वरा अपनी माँ से पूछती है, माँ रागिनी कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है, और कहाँ होगी, अपने कमरे में है, जब से ऑफिस से आई है काफ़ी गुस्से में है। स्वरा अपने कमरे में जाती है। रागिनी अभी भी गुस्से में बेड पर बैठी हुई थी। स्वरा उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ है? इंटरव्यू अच्छा नहीं गया क्या, जो इतने गुस्से में हो? रागिनी कहती है, नहीं दीदू, ऐसा नहीं है, इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया। स्वरा कहती है, तो फिर क्या हुआ है, फिर इतनी गुस्से में क्यों? तो रागिनी कहती है, ये सब उस डाकू तारा सिंह की वजह से हुआ है। स्वरा कंफ्यूज नज़रों से रागिनी की ओर देखती है और कहती है, कौन डाकू तारा सिंह? हुआ क्या है, किसकी बात कर रही हो? तो रागिनी उसे सब बताती है जो कुछ भी ऑफिस में हुआ होता है और कहती है, एक बार अगर मुझे वो दोबारा मिल जाए ना दी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो स्वरा कहती है, वैसे तुमने उसका चेहरा तो देखा नहीं है, दिखने में कैसा था वो? क्या पहना था उसने? तो रागिनी अंशिका के बारे में स्वरा को बताने लगती है, क्योंकि रागिनी ने अंशिका का चेहरा तो देखा नहीं था। तो रागिनी कहती है, हाइट में काफ़ी लंबा था और दिखने में काफ़ी फिट था। हाँ, उसके बाल हल्के लंबे थे, वो होता है ना, कुछ लड़के लंबे बाल रखते हैं आजकल, वैसे ही थे। रागिनी ऐसे ही अंशिका के बारे में स्वरा को बता रही होती है। रागिनी को लग रहा था कि जिस इंसान से वो टकराने वाली थी वो कोई लड़का था, क्योंकि अंशिका की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, जो कोई भी उसे एक बार देखे तो धोखा खा जाए कि वो लड़का है या लड़की। तो रागिनी का धोखा खाना कोई नई बात नहीं थी। तो स्वरा कहती है, चल छोड़ इस बात को, जो हो गया सो हो गया, मुझे ये बता कि तेरी इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब तक आएगा? उसने इतना बोला ही था कि तभी रागिनी के फ़ोन पर एक कॉल आती है। रागिनी कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि ये जॉब उसे मिल चुकी है, उसका सिलेक्शन हो चुका है और उसे कल से ही ज्वाइन करना है। तो रागिनी बहुत खुश होती है, उसका सारा गुस्सा उतर जाता है। वो स्वरा को हक कर लेती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। स्वरा भी बहुत खुश होती है इस बात से। फिर वो दोनों ये बात अपने मॉम डैड को बताते हैं और वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं और ऐसे ही ये टाइम बीत जाता है। अब हमें अगली सुबह में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आज रागिनी का ऑफिस में पहला दिन होता है। वो ऑफिस में जाती है और प्यून उसे अवनी के केबिन में भेज देता है। अवनी अपने केबिन में ही कुछ काम कर रही होती है। रागिनी अंदर आती है, उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, तो अवनी भी उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। अवनी कहती है, यार रागिनी, मुझे ना ये मैम बोलना बंद करो, तुम मेरी होने वाली भाभी की छोटी बहन हो, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। इतना बोलकर अवनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है हैंडशेक करने के लिए। रागिनी भी अवनी की बात मान लेती है और उससे हैंडशेक करती है और ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रागिनी को अवनी पहली मुलाकात से ही काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि उसका नेचर काफ़ी फ्रेंडली था, इसलिए वो जल्दी ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब अवनी उसे सारा काम समझाने लग जाती है कि उसे क्या क्या करना है। रागिनी भी सारा काम समझ रही होती है। हमारी रागिनी काफ़ी इंटेलिजेंट होती है और उसकी ऑब्जर्विंग पावर जो होती है बाकियों के मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। वो एक दो बार समझाने में ही चीज़ों को समझ जाती है। फिर ये दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब इस तरह 4-5 दिन बीत जाते हैं। इस बीच अवनी और रागिनी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। इन दिनों में रागिनी या अंशिका एक दूसरे से नहीं टकराए थे और वो दोनों ही उस दिन की बात को भूल चुके थे और वो दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है। इधर हमें वही अंधेरा कमरा दिखाया जाता है जिसमें वही दो इंसान बैठे थे जो आपस में बात कर रहे थे। उन लोगों की बातें ऐसे हो रही थी जैसे वो कोई प्लानिंग कर रहे हो। अब ये क्या प्लानिंग है ये तो आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा। तभी वो पहला इंसान कहता है, इस बार किसी भी कीमत पर वो अंशिका बचनी नहीं चाहिए। फिर हमें
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। अवनी रागिनी से कहती है, रागिनी ये फ़ाइल अंश भाई के केबिन में रखा हो, वो देख लेंगे। रागिनी फ़ाइल लेती है, अवनी के केबिन से बाहर निकलती है और अंशिका के केबिन की ओर जाती है। थोड़ी देर में वो अंशिका के केबिन पर नॉक करती है। थोड़ी देर नॉक करने पर जब कोई आवाज़ नहीं आती तो वो खुद ही अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि एक इंसान ऑफिस की बैल्कनी के पास खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसका फेस दूसरी तरफ होता है। रागिनी उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाती। अंशिका का जो केबिन था वो 28 फ्लोर पर था। उसके केबिन की बैल्कनी से बाहर का जो व्यू है ना, वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता था। रागिनी फ़ाइल को टेबल पर रखती है और चुपचाप जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ से प्यून भी कॉफ़ी लेकर केबिन के अंदर आ रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है कि एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, तो वो रागिनी से कहता है, बेटा क्या आप ये कॉफ़ी अंश सर के केबिन पे रख दोगे? रागिनी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, दीजिए आप, मैं रख दूँगी। वो कॉफ़ी लेती है और वापस केबिन के अंदर आने लगती है। तभी रागिनी कॉफ़ी का कप लेकर टेबल की ओर जा रही होती है। दूसरी तरफ से अंशिका भी टेबल की तरफ ही आ रही होती है। अंशिका का ध्यान फ़ोन पर होता है और रागिनी का ध्यान कॉफ़ी पर होता है। इससे पहले कि वो दोनों आपस में टकराते, अंशिका उसे देख लेती है और पिछली बार की तरह वो खुद को बचा लेती है। लेकिन रागिनी के हाथ में जो कॉफ़ी थी वो उसके कोट पे गिर जाती है। ये देखकर रागिनी घबरा जाती है और वो कहती है, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, लाइए मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। इतना बोलकर वो अंशिका के करीब जाने ही वाली होती है। इतनी देर में अंशिका, जो उसकी बातों पर ध्यान ना देकर अपना कोट साफ़ करने में लगी होती है, वो पीछे हो जाती है और गुस्से में कहती है, व्हाट द हेल, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? इतना बोलकर वो ऊपर देखती है तो उसकी नज़रें सीधा जाकर रागिनी से मिलती हैं और इनका एक आई कांटेक्ट होता है। अंशिका जब रागिनी की आंखों में देखती है वो फिर खो जाती है, क्योंकि जब भी अंशिका रागिनी की आंखों में देखती है उसे एक कनेक्शन फील होता है उन दोनों के बीच। रागिनी की आंखों में कुछ तो ऐसा है जो अंशिका उसकी तरफ खींची चली जाती है। वो जब भी उसकी आंखों में देखती है तो वो खो जाती है। फिर वो होश में आती है और कहती है, तुम? नॉट अगेन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ। जब रागिनी ये सुनती है तब उसे भी सब कुछ याद आ जाता है। भले ही उसने अंशिका का चेहरा नहीं देखा था, पर उसकी आवाज़ सुनी थी। वो उसे पहचान लेती है कि ये वही है जिसने उसे गिराया था। अब रागिनी भी गुस्से में आ जाती है और वो भूल जाती है कि वो कहाँ खड़ी है और किससे बात कर रही है। वो कहती है, तुम वही हो ना जिसने मुझे उस दिन गिराया था और उठाया भी नहीं? तो अंशिका भी गुस्से में कहती है, व्हाट यू मीन, कि मैंने तुम्हें गिराया था? हाँ, तुम खुद गिरी थी, और जब खुद गिर सकती हो तो खुद उठ भी तो सकती हो ना। रागिनी कहती है, तुम्हारी तो, तुम समझते क्या हो? हाँ। तो अंशिका कहती है, हु द हेल आर यू? हाँ, तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाली कि मैं कौन हूँ? यू आर फायर्ड, मैं अभी तुम्हें इस जॉब से निकालता हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी केबिन का गेट जो होता है वो ओपन होता है और अवनी वहाँ आ जाती है और कहती है, भाई क्या हो रहा है, किस पे चिल्ला रहे हो इतना? तभी वो देखती है कि ये दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अवनी समझ जाती है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो बात को संभालने की कोशिश करती है और रागिनी से कहती है, रागिनी मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो हुआ? तो रागिनी कहती है, हाँ अवनी, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं अभी तुम्हें कंप्लीट करके देती हूँ। इतना बोलकर वो अंशिका को घूरती है और वहाँ से चली जाती है। तो अवनी अंशिका के पास आती है और पूछती है, क्या हो रहा था भाई, आप क्यों गुस्सा कर रहे थे? तो अंशिका अवनी को सब बताती है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था और अभी क्या हुआ था। तो अवनी कहती है, क्या भाई, ठीक है जो कुछ भी हुआ था, लेकिन आप इतनी सी बात के लिए उसे जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? वो बहुत अच्छी है भाई, हाँ गुस्से की थोड़ी तेज़ है पर इतनी भी बुरी नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट है और अपने काम में परफेक्ट है। और वैसे भी भाई वो भाभी की छोटी बहन है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर आपने ऐसे बिना किसी वैलिड रीज़न के उन्हें जॉब से निकाल दिया तो ईशान भाई को कितना बुरा लगेगा, सोचो।
तो अंशिका शॉक होते हुए कहती है, क्या? ये स्वरा की बहन है, सीरियसली? तो अवनी कहती है, हाँ भाई, ये स्वरा भाभी की छोटी बहन रागिनी है। तो अंशिका एक गहरी सांस लेती है और अपने मन में ही कहती है, कहाँ स्वरा भाभी, इतनी काम, इतनी शांत, और कहाँ ये झांसी की रानी। फिर वो अवनी से कहती है, ओके, मैं इसे जॉब से नहीं निकालूंगा, लेकिन इस झांसी की रानी को मुझसे जितना हो सके ना उतना दूर रखना। तो अवनी हंसते हुए कहती है, क्या भाई, आप डर गए हो क्या? मतलब पहली बार मैंने द ग्रेट द अंश रायचंद को डरते हुए देखा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अंशिका अवनी को गुस्से से घूरती है। तो अवनी कहती है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना बोलकर वो भाग जाती है और ये ऑफिस का टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। अब शाम होती है, स्वरा और रागिनी घर आ जाते हैं। ये सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद अब वो दोनों रूम में आ जाते हैं। तो रागिनी अपनी बहन को सब बताती है, वो सब कुछ बताती है जो आज हुआ था। तो स्वरा कहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे लड़ने की रागिनी? तुम्हें पता है ना, वो ईशान और अवनी की बड़ी बहन है। तो रागिनी कहती है, क्या? तो स्वरा कहती है, हाँ, वो उन दोनों की बड़ी बहन है, अंशिका रायचंद। तो रागिनी कहती है, अच्छा, मुझे नहीं पता था। तो फिर वो उन्हें भाई क्यों बुलाते हैं? आई मीन दी बुलाना चाहिए ना टेक्निकली। तो स्वरा कहती है, वो मुझे नहीं पता कि वो उन्हें भाई क्यों बुलाते हैं, दी क्यों नहीं। और वैसे देखा जाए तो उन पर भाई सूट करता है, मतलब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है लड़कों वाली। दी बोलेंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा। बाकी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, वो दोनों उन्हें भाई बुलाते हैं और अब मैं भी उन्हें भाई ही बुलाती हूँ, क्योंकि वो अब ईशान के बड़े भाई हैं। तो रागिनी से टीज़ करते हुए कहती है, और हाँ, अगर आपके पतिदेव के बड़े भाई हैं तो आपके जेठ जी, राइट? यही हुए ना? तो स्वरा कहती है, शट अप रागिनी। तो स्वरा थोड़ा सीरियस होती है और रागिनी को समझाते हुए कहती है, देखो रागिनी, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा। उसी तरह ईशान और अवनी भी अंशिका से बहुत प्यार करते हैं, और ईशान तो जान छिड़कता है अंशिका पे। इसलिए ऐसा कुछ मत करना रागिनी, जिसका असर मेरे और ईशान के होने वाले रिश्ते पर पड़े। तो रागिनी कहती है, ओके दीदू, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस, एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ईशान जीजू और अवनी की बड़ी बहन है, आई एम सॉरी। फिर वो अपने मन में ही सोचती है और कहती है, अच्छा, तो ये डाकू दारा सिंह का नाम अंशिका रायचंद है। वैसे मानना पड़ेगा, काफ़ी हैंडसम और गुड लुकिंग है। पता नहीं है हमेशा मार्क्स क्यों लगा के रखते हैं, बिना मार्क्स के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर वो अचानक होश में आती है और कहती है, छी रागिनी, क्या सोच रही है तू? वो डाकू दारा सिंह और हैंडसम, वो तो एक नंबर का गब्बर सिंह है। इस तरफ हम रायचंद मैंशन में अंशिका को देखते हैं, जो कि अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही होती है। आज ना उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था और ना ही सिगरेट। उसकी आंखों के सामने बार बार रागिनी का चेहरा आ रहा था, उसकी वो ब्लू आइज़। वो ये सब सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी कि तभी उसे कॉल आता है। वो फ़ोन उठाती है। वो कॉल बैंक से होता है। कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हो गई होती है। तो बैंक मैनेजर कहता है, सर, क्या आप कल सुबह ऑफिस आ सकते हैं प्लीज़? तो अंशिका कहती है, क्या मेरा आना ज़रूरी है? तो वो बैंक मैनेजर कहता है, हाँ सर, आप ही को आना पड़ेगा, वरना हम आपको परेशान नहीं करते। तो अंशिका कहती है, ठीक है। इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है और सोने चली जाती है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अंशिका उठती है, तैयार होती है, नाश्ता करके बैंक जाने के लिए निकल जाती है। ईशान और अवनी सीधा ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अंशिका पहले बैंक जाएगी, उसके बाद ऑफिस आएगी, इसलिए वो उसका वेट नहीं करते। अंशिका बैंक जाती है और मैनेजर से बात कर रही होती है।
इस तरफ रागिनी भी बैंक में किसी काम से आई होती है। उसका काम हो चुका था, वो जा रही थी कि तभी बैंक में 7-8 लोग मास्क लगाए और हाथों में गन लेकर घुस जाते हैं। वो लोग चोर थे और बैंक लूटने के लिए आए होते हैं। वो सभी को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। सब लोग उनके हाथ में गन देखकर डर जाते हैं। तभी शोर सुनकर मैनेजर और अंशिका दोनों बाहर आते हैं। वो लोग उनको भी सबके साथ खड़ा कर लेते हैं। अंशिका एक साइड में खड़ी थी। उसने भी मास्क और ग्लव्स पहने थे। वो फुली कवर थी ताकि उसे कोई छू ना ले। तभी रागिनी की नज़र अंशिका पे जाती है। भले ही अंशिका ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन वो मास्क में भी उसे पहचान लेती है और उसका पहचानना बनता भी था, क्योंकि इनकी पहली मुलाकात भी तो ऐसे ही हुई थी। वो अपने मन में ही कहती है, ये डाकू दारा सिंह यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो इन गुंडों के भी बॉस लग रहे हैं। कहीं इन्होंने बिजनेस छोड़कर बैंक लूटने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? और वैसे भी मुझे भरोसा नहीं है इन पे। अंशिका चुपचाप सबसे थोड़ा दूर एक साइड पे खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कोई समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या फील कर रही है। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था, ना ही कोई खौफ था, कुछ भी नहीं। वो ऐसे रिलैक्स होती है जैसे जो कुछ भी हो रहा हो उसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तभी एक गुंडा उसके पास आता है और कहता है, तू कौन है बे? तू तो हमारे साथ नहीं है, तो तूने ये मास्क क्यों लगा रखा है? चल हटा इसे। वो गुंडा जैसे ही ये बोलकर अंशिका का मास्क हटाने की कोशिश करता है, तो अब अंशिका को गुस्सा आ जाता है। एक तो इस स्टूपिड सी रॉबरी की वजह से वैसे ही उसका टाइम वेस्ट हो रहा था, ऊपर से उस गुंडे ने उसे छूने की कोशिश की थी। मतलब आग में घी डालने वाला काम किया था उसने। तो वो क्या करती है, वो उस गुंडे का हाथ पकड़ती है और ट्विस्ट कर देती है। तभी हड्डी टूटने की आवाज़ आती है और उस गुंडे की चीख निकल जाती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी उसका एक साथी गुस्से में आता है। वो अंशिका को मारने ही वाला होता है कि अंशिका क्या करती है, उसके मेन पॉइंट पे ज़ोर से किक करती है और वो इंसान सीधा ज़मीन पे। तभी उनमें से जो तीसरा लड़का होता है वो रागिनी के पास खड़ा होता है। वो रागिनी को पकड़ता है, उसके सर पे गन पॉइंट करता है। वहाँ पे सब लोग डर जाते हैं, लेकिन अंशिका, अब उसकी नज़र रागिनी पे जाती है। उसे नहीं पता था कि रागिनी भी वहाँ है। अब रागिनी और अंशिका दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। इनका 15 सेकंड का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। फिर वो लड़का कहता है, हे, तू जो कोई भी है वहीं रुक जा, वरना मैं इसे मार दूंगा। जब वो लड़का ये बात बोलता है तो अंशिका का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो उस लड़के के सामने उसी एटीट्यूड में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तो मार दो, इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? और वैसे भी 10-12 साल की सज़ा तो तुम्हें वैसे भी होने वाली है। अगर इसे मार दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो जाएगी। ये मेरी लगती क्या है जो इसकी ज़िंदगी की भीख मैं तुमसे मांगूंगी? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे। वो ऐसे बातें करते करते उस इंसान के नाक पे एक पंच करती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वो इंसान खुद को संभाल ही नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। एक्चुअली अंशिका को समझ आ गया होता है। उसने उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होता है। वो समझ गई होती है कि ये इंसान रागिनी को नहीं मारेगा। ये लोग सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं, सिर्फ बैंक लूटने आए हैं। अंशिका सिर्फ उसे बातों में उलझाने के लिए ये सब बोल रही होती है। जैसे ही वो इंसान नीचे गिरता है, तभी अंशिका के गार्ड्स अंदर आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। इस तरफ रागिनी, उसे अंशिका पे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, क्योंकि अंशिका ने लास्ट में जो बोला होता है ना कि इसके जीने या मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात ने रागिनी को बहुत हर्ट किया होता है। अब अंशिका की इस बात ने रागिनी को इतना इफ़ेक्ट क्यों किया, इस बात का एहसास रागिनी को भी नहीं हो रहा होता कि ऐसा क्यों। क्या रागिनी के दिल में भी अंशिका को लेकर कोई घंटी बजी है? फ़िलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखते हैं आगे क्या होता है। तभी रागिनी अंशिका को गुस्से से पुश करती है और अंशिका 2-3 कदम पीछे हो जाती है। रागिनी गुस्से में कहती है, तुम होते कौन हो? हाँ, किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले? तभी अंशिका भी गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीज़ी है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की? हाँ,
ऐसे बोलते बोलते अंशिका जैसे ही रागिनी की आंखों में देखती है, उसका गुस्सा शांत, क्योंकि रागिनी की आंखों में आंसू थे। अंशिका जैसे ही रागिनी की आंखों में आंसू देखती है तो उसके दिल में एक तकलीफ़ होती है, जैसे उसके किसी अपने की आंखों में आंसू हों। वो बस उसकी आंखों में देख रही होती है। तभी रागिनी गुस्से से कहती है, तुम्हें किसी के जीने या मरने से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, तुमको तो यही लग रहा होगा ना कि इस तमाशे की वजह से तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हुआ है, तुम्हारा कितना लॉस हुआ है। तुमने थोड़ी ना किसी को मरते हुए देखा है जो तुम्हें किसी की ज़िंदगी की वैल्यू पता होगी। अंशिका, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही होती है, उसकी इस बात से वो ट्रिगर हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो रागिनी के पास आती है, उसके शोल्डर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। वो रागिनी की तरफ थोड़ा झुकती है, क्योंकि रागिनी की हाइट अंशिका से छोटी थी, और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, यू आर राइट, तुम्हारे जीने या मरने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब बहुत हो गया। अब तक मैं तुम्हारी सारी बकवास सुन रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ ईशान, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि अंश रायचंद किस भला का नाम है। वेट एंड वॉच। इस जन्म में अगर तुम्हारी मेमोरी लॉस भी हो जाएगी ना, तब भी तुम मुझे भुला नहीं पाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना बोलकर अंशिका रागिनी को पुश करती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रागिनी जब अंशिका को इतने गुस्से में देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि रागिनी ने अंशिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था, और अंशिका को भी इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। अब ये सीन यहाँ से कट होता है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। रागिनी ऑफिस पहुँचती है तो सीधा अवनी के केबिन में जाती है। वो देखती है कि अवनी किसी को बार बार कॉल कर रही थी। रागिनी जाती है तो और अवनी से पूछती है, तो अवनी उसे बताती है कि वो अंशिका को कॉल कर रही है, वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। तो रागिनी को जो बैंक में हुआ होता है वो सब याद आता है। वो कुछ नहीं कहती और अपने काम में लग जाती है। इधर हम अंशिका को देखते हैं, जो समंदर के किनारे बैठी थी। वो ड्रिंक कर रही थी और उसके हाथ में सिगरेट और वाइन थी। उसकी आंखें अब भी लाल थी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। एक तरफ तो उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और एक तरफ उसे बुरा भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो खुद से ही कहती है, मुझे हो क्या गया है, मुझे उस लड़की पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मुझे उसके आंसू तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मुझे तकलीफ़ क्यों हुई। अब बस बहुत हो गया। जब से ये लड़की मेरी लाइफ में आई है, मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। इतनी आसानी से तो मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। अंशिका समंदर के किनारे बैठी ड्रिंक करते हुए बस यही सब सोच रही होती है। ऐसे ही ये सारा दिन गुजर जाता है। अंशिका आज पूरा दिन ऑफिस नहीं आती। ऑफिस टाइम ओवर होता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सो गाइस, आज की कहानी यहीं तक। आगे जानने के लिए देखते रहिए तेरे मेरे दरमियाँ।